नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCSH हिसार। आज हम बात करेंगे धान की उकासा, उगाला और तना गलन रोग के बारे में कि इसका क्या कारण होता है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये उकासा या उगाला नाम का जो रोग होता है ये वहाँ पर ज़्यादा आता है जहाँ पर मिट्टी में या पानी में नमक की मात्रा अधिक होती है। और हम जानते हैं कि हरियाणा का जो 70% जो भूमिगत जल है, जो ट्यूबवेल का पानी है, उसमें नमक विद्यमान रहते हैं, जिसकी वजह से ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे लगातार ये पानी जब खड़ा रहता है फसल में, और ये आमतौर पे जब बालियां आ जाती हैं तो उस समय पर शुरू होकर के और अंतिम अवस्था तक यानी कि हार्वेस्टिंग तक ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो इसको मैं एक छोटी सी घटना के माध्यम से शुरू करूंगा कि हम जब सर्विस के दौरान जब सर्विस करते थे तो कैथल डिस्ट्रिक्ट के एक किसान की एक समस्या आई। उन्होंने बताया कि मेरे खेत में हर साल सफ़ेद बालियां हो जाती हैं और फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है, और एक वैज्ञानिकों की टीम मेरे खेत में भेजी जाए ताकि मुझे इसका कारण पता चल सके और मैं इसका कंट्रोल कर सकूं। तो उसमें हमारी एक टीम ने उस किसान के खेत का विजिट किया, जिसमें एग्रोनॉमिस्ट के तौर पे मैं था और प्लांट प्रोटेक्शन के साइंटिस्ट भी हमारे साथ थे और सॉइल साइंटिस्ट भी उसमें साथ थे। तो हमने विजिट किया तो क्या पाया, वहां जाकर के देखा कि वाकई उसकी फसल गिरी हुई है। उसमें बासमती, जो लंबी बढ़ने वाली किस्म बासमती की वो थी, और वो गिर भी चुकी थी और उसमें काफी मात्रा में सफेद बालियां आई हुई थी। तो किसान ने बताया कि उसने गर्दन तोड़ के नाम पे, गोब की सुंडी के नाम पे, तनागलन के नाम पे इसमें कई सारी दवाइयां डाल चुका है, लेकिन फिर भी इसका कंट्रोल नहीं हो पाता और ये हर साल की एक समस्या बन चुकी है उसके लिए। तो हमने देखा कि उसकी जब खेत में जाकर के वो बालियां खींच के देखी ऊपर की तरफ, तो वो इसलिए देखी थी कि अगर गोब की सुंडी की वजह से होगा तो नीचे से गोब की सुंडी खा लेती है तो वो मिल जाएगा हमें लक्षण, और अगर गर्दन तोड़ की वजह से है तो वो गर्दन के ऊपर या पत्तों पे भी आ जाती है ब्लास्ट, जो उसके बाद नेक ब्लास्ट जो गर्दन पे आ जाती है, उसकी वजह से भी कुछ बालियां सफेद हो जाती हैं और कुछ आधी बालियां भरी रहती है और खाली रह जाती है उसमें भी। और तीसरा तना गलन रहता है, जिसमें क्या होता है कि तना गलने की जो एक फंगल डिजीज है वो स्क्लेरोसियम वो डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से तना गलने लग जाता है। तो किसान भाइयों, उसका जब हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके जो ट्यूबवेल का पानी है उसमें नमक की मात्रा विद्यमान है, और उसमें जब हमने रिपोर्ट देखी तो उसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के नमक विद्यमान थे। तो जब उसमें क्या होता है कि जहां भी नमक ज्यादा होते हैं, नमक की मात्रा पानी में ज्यादा होती है और बार बार हम वही जब पानी सिंचाई के तौर पर प्रयोग करते हैं तो जमीन की जो ऊपरी सतह है वो नमक उसमें जमा होते चले जाते हैं और उसमें वो फिर नुकसान करने लग जाते हैं। तो जब खेत में लगातार पानी खड़ा रहता है, चाहे वो बारिश का ही पानी क्यों ना हो या ट्यूबवेल का पानी जब लगातार खड़ा रह जाता है तो उसका तना गलने लग जाता है। और जैसे अब आगे समय आता है सितंबर अक्टूबर का, जब बारिशें कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं और गर्मी बढ़ने लगती है, तो ये नमक ऊपरी सतह पर आने लग जाते हैं और ये कई तरह से फसल को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पत्ता होता है उसके ऊपर भी इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, और जो उसकी नोक है, फुंगल है, टिप है, वो लाल सी होकर के सफेद होने लगती है और पूरा पत्ता उसमें सूखने लग जाता है। और जो नीचे का तना है उसके साथ जो कल्ले है, जो फुटाव है या लीफ शीत है, जो लपेट है तने के ऊपर की, जो पत्ते की, उस पर दाग आने लग जाते हैं, वो गलने लग जाता है और उसके बाद तना भी पूरी तरह से गलने लग जाता है और तना कमजोर हो जाता है उसमें। और इसमें क्या होता है कि हमारा खेत हमें पूरा भरा हुआ लगता है, फुटाव पूरा लगता है, लेकिन जब पकाई का समय आता है और हल्की सी बारिशें या हवा आती है तो ऐसी फसल गिर जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि उकासा या उगाड़ा इसमें आ गया है, जिसकी वजह से वो एक उबाल सा आ जाता है फसल में और उसमें तने में जान न रहने की वजह से वो फसल गिर जाती है और उसमें फिर नुकसान दृष्टिगोचर होने लग जाता है। और किसान उसको फिर गोब की सुंडी समझकर, गर्दन तोड़ समझकर या तना गलन समझकर उसमें अकेले कैथल में करोड़ों रुपए की दवाइयां इस चीज के लिए डाल दी जाती हैं, ज्ञान न होने की वजह से। तो इसमें क्या होता है, जब फसल गिर जाती है
तो उसमें जो तेला होता है, हॉपर होता है, उसका भी अटैक लगातार बढ़ जाता है, क्योंकि तेला उन्हीं फसलों में आता है जहां पर नीचे अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, जहां तना गलने लग जाता है, और ऊपर किसान भाई उसके कंट्रोल के लिए, तेले के कंट्रोल के लिए भरपूर मात्रा में दवाइयों का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन तना कमजोर होने की वजह से, जड़ें उसकी खत्म हो जाने की वजह से दवाई नीचे तक जा ही नहीं पाती है, और उसमें हॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसमें हॉपर के नाम पर और बीमारियों के नाम पर करोड़ों रुपए की जो दवाई यहाँ अकेला कैथल डिस्ट्रिक्ट में डाल दी जाते हैं, और जहां पर नमक नहीं है वहां भी तना गलन के नाम से, जो स्टेम रोट के नाम से जो एक फंगल डिजीज है वो बढ़ जाती है। अगर वहां भी लगातार लंबे समय तक, मान लो भारी जमीनें हैं, पानी कम पीती हैं, और उनमें भी लंबे समय तक अगर पानी खड़ा रह जाता है तो उसमें भी ये फंगल डिजीज बढ़ने लग जाती है, और तने काले काले दाग आने लग जाते हैं, तने के ऊपर भी, लीफ शीथ के ऊपर भी, और जो साइड के टिलर हैं उनके ऊपर भी इसकी समस्या बढ़ने लग जाती है। तो अब इसका एक और मैं बात बताता हूं आपको। कई बार किसान आता है, वो कहता है जी नहीं मेरे खेत में नमक नहीं है, मेरे खेत का पानी मीठा है। तो मैं उससे एक ही प्रश्न पूछता था, जब मैं कैथल केवी के कृषि विज्ञान केंद्र में रहा, तो उससे एक सवाल पूछता था कि मुझे ये बताइए कि जिस साइड में आपके खेत का नाका है, यानी कि ट्यूबवेल का पानी आपके खेत में घुसता है, ये जो बीमारी के लक्षण आए हैं, ये पौधा किस साइड का है? जहां जिस तरफ से आपका नाका है उस तरफ ये लक्षण आए हुए हैं, या जहां जाकर के पानी खड़ा होता है लास्ट में, या पौधा ये लक्षण उस साइड में आए हुए? तो आमतौर पे किसान क्या बताता था कि जिस साइड में नाका है उस साइड में फसल हमारी अच्छी होती है, और जहां लास्ट में जाकर के पानी खड़ा हो जाता है वहां पर ये लक्षण ज्यादा प्रतीत होते हैं। और जब कई बार किसान क्या करता है कि एक किले में से दूसरे किले में पानी कर देता है, और वो जो नमक है खेत के, मिट्टी के और पानी के, वो घुल करके पानी के साथ वो दूसरे किले में जाने लग जाते हैं, और जो दूसरे किले की लास्ट अढ़ाई होती है वहां पर जाकर के इसका प्रभाव मैक्सिमम प्रतीत होता है। और आगे जब हम गेहूं की फसल लेते हैं तो उसमें जो एक दूसरे किले की लास्ट जो अढ़ाई होती है, उसमें तो गेहूं की फसल भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने लग जाती है। तो अब इसका इलाज कैसे करें किसान भाइयों? जैसे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई इस पे कि घुलनशील और अघुलनशील नमक का किस तरह से हम कंट्रोल करें और क्या क्या इनके लक्षण होते हैं। तो इसमें क्या करें कि अब मान लो अघुलनशील नमक है और आपके खेत की पीएच ज्यादा है, तो उसमें अब आप जब भी सिंचाई दें खेत में, उसमें 1 या 2 बैग जिप्सम के, जब पीएच हाई हो जाती है, जिप्सम के उसमें सुराख करके औदी में डाल दें, और उसमें जब वो पानी खेत में जाएगा तो उसमें जो जिप्सम है, जो कट्टों में सुराख करके जो डाला गया है, वो घोल करके पानी के साथ खेत में चला जाएगा, और उसका कुछ हद तक जो प्रभाव कम हो जाएगा। अदरवाइज इसका जो ट्रीटमेंट है जो अघुलनशील नमक का, तो इसको फसल की, धान की फसल की बिजाई से पहले ही हमें करें तो उसका ज्यादा लाभ मिलता है। अगर घुलनशील नमक है, उसकी ईसी बढ़ गई है खेत की, तो उसमें क्या करें कि चाहे बारिश का भी पानी है उसको भी खेत में ना खड़ा होने दें लंबे समय तक, उसको भी खेत से बाहर निकाल दें। इनका इलाज यही होता है कि या तो आप ऐसा फसल प्रबंधन करें कि खेत में पानी ही खड़ा ना हो। इसलिए सलाह दी जाती है कि सबसे पहले खेत में आप पाड़े ना काटें, कद्दू ना करें, पडलिंग ना करें, ताकि खेत पानी को लगातार पीता रहे और जड़ों के पास और तने के पास खेत जो पानी है लगातार कई दिनों तक खड़ा ना रहे। तो इसमें चाहे बारिश का ही पानी है और जो ट्यूबवेल का ही पानी है, वो अगर लगातार 3-4 दिनों तक खड़ा रह जाता है तो ये एक बीमारी, एक तना गलन इसमें शुरू हो जाता है। तो इसमें जहां पर घुलनशील नमक है, तो इसमें इस समय हम क्या कर सकते हैं कि बालियां आने से पहले और बालियां आने के बाद खेत में पानी दे करके उसको बाहर निकाल दें। 4-5 घंटे पानी खेत में खड़ा करके उसको खेत से बाहर निकाल दें। उसमें काफी मात्रा में जो ऊपरी सतह में नमक होते हैं, विशेष तौर पर जो घुलनशील नमक होते हैं, तो वो उसमें घोल करके काफी मात्रा में बाहर आ जाते हैं और उसका नुकसान कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो रिसर्च हुई है या हम प्राकृतिक खेती में बताते हैं, प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं कि सिंचाई के साथ जो पानी लगाते हैं खेत में, उसमें जीवामृत 1 या 2 ड्रम उसमें उसके थ्रू अप्लाई कर देते हैं। और इसमें क्या होता है कि गोमूत्र होता है। रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है कि जो गोमूत्र होता है वो मिट्टी जनित बीमारियों को या तना जनित बीमारियों को या सीड की, बीज की जो बीमारियां होती हैं
और जड़ों के गलने की जो बीमारियां होती हैं, उनकी जो फंगल या बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, उसमें गौमूत्र काफी हद तक इनको कंट्रोल करने में मदद करता है। और जब हम पानी के साथ जीवामृत देते हैं, या जीवामृत में भी गौमूत्र होता है, तो उसमें अगर जीवामृत आपके पास नहीं है तो 30-40 लीटर गौमूत्र भी जब पानी देते हैं, एक बार बालियां निकलने से पहले और एक बार बालियां निकलने के बाद, आपके पास जीवामृत है तो जीवामृत, और जीवामृत नहीं है तो गौमूत्र जरूर भी उसमें साथ में अप्लाई करेंगे, तो इनके कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इसका उकासा उगाला या तना गलन जैसी, या यहाँ तक के जो आपकी बकाने डिजीज है जिसमें लंबे पौधे बढ़ जाते हैं, डीएसआर करने से इनमें काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। जो धान की सीधी बिजाई है, अगर आप वो करते हैं तो उसमें तना मजबूत रहता है, तना गलन नहीं हो पाता है। और सीधी बिजाई ऐसी जमीनों में जहां भी पानी खराब है, मिट्टी खराब है, उसमें सीधी बिजाई धान की बहुत ही कामयाब सिद्ध हो रही है। धन्यवाद।